नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। प्रदूषण एक बार फिर कोहरे की चादर बनकर लोगों की सांसों को घोट रहा है। प्रदूषण का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 300 के पार पहुंच चुका है। इससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं प्रदूषण में इजाफा होने के चलते अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। रिपोर्ट आप देखिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर 300 के पार पहुंच गया है, जिसके चलते प्रदूषण ने लोगों का दम घोंटना शुरू कर दिया है। वहीं सुबह होते ही हाईवे पर प्रदूषण की चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है, जिससे सड़कों पर वाहन चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। हालांकि हवा के कारण पिछले 2 दिन प्रदूषण से कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पोल्यूशन तो जी बहुत बढ़ चुका जी, ट्रैफिक की वजह से भी और मतलब वैसे भी मतलब मौसम की वजह से देखे तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ा। बहुत प्रॉब्लम हो रही है जी उनको, मतलब ना तो सुबह घूम सकते जी, ना कहीं जा सकते जी। इतनी परेशानी हो रही है कि मतलब के घर में ही रहना पड़ रहा है उनको जी। तो क्या समाधान जी प्रशासन को देखना चाहिए जी, मतलब कुछ ना कुछ सफाई वगैरह करवाए या मतलब भाई कोई स्प्रे वगैरह करवाए जो जिससे कुछ राहत मिल सके। वहीं लोगों का कहना है कि प्रदूषण को लेकर सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। पोल्यूशन बहुत है, सुबह घूमने आते हैं इधर तो आंखों से पानी आ रहा है, आप भी दिख रहा होगा, आंखों से पानी निकल रहा है। ये किसी और के बस की बात नहीं है, सरकार को देखना चाहिए। और जहां पर कूड़ा करकट आग लगाई जाती है, पर दोषी बाइते पंजाब वाले या हरियाणा वाले किसान भी। पराली का धुआं है जी, पराली बरूली का कोई धुआं नहीं, इसमें सरकार दोषी है। सरकार को देखना चाहिए भी क्या करना है आगे पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। उधर अंबाला में भी AQI लेवल 296 पर पहुंच गया है, जिसके चलते सिविल अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोग जरूरी काम के बिना घर से बाहर ना निकलें, इसके साथ ही मास्क का प्रयोग जरूर करें। आप लगातार जो सांस के रोग हैं लगातार वो बढ़ रहे हैं। सांस के साथ साथ जो हाइपरटेंशन है, इस दौरान हाइपरटेंशन भी बढ़ जाती है। तो लोगों को मेरी यही सलाह है कि मास्क लगा के रखें, साथ के साथ मुंह पे ये है कि आंखें भी लगातार अपनी धोते रहें। और ये है कि जहां तक हो सके अपने घर में रहने की कोशिश करें, बाजारों में ना निकलें। और घर में भी ये है कि एग्जॉस्ट चलाते रहें। प्रदूषण के चलते लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद वाहनों और कंस्ट्रक्शन को लेकर प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। वहीं प्रदूषण के कारण अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। वहीं पाबंदी के बावजूद लोग कूड़ा जला रहे हैं। लोगों को प्रदूषण से लड़ने में अपनी भूमिका निभानी होगी, तभी इस प्रदूषण पर लगाम लग पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो प्रदूषण को लेकर जिलों में अलग अलग स्थिति क्या है, जानते हैं। राय से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ मौजूद हैं और गुरुग्राम से हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ मौजूद हैं। लाजपत, पहले मैं आपके पास आता हूं, क्या कुछ वहां पर स्थिति है और किस तरह से प्रशासनिक अमला जो है वो कदम उठा रहा है इस प्रदूषण को काबू करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए एक तरफा किसानों को जरूर हाका जाता है, क्योंकि पोल्यूशन का सबसे बड़ी बात है पराली में आग लगाना कहते हैं, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि किसान इसके दोषी नहीं है, सरकार और प्रशासन जिम्मेवार है। क्योंकि सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि सबसे पहले जो व्हीकल्स हैं उन पर ध्यान दे, फैक्ट्रियों पर ध्यान दे जो लगातार पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, बिजली पानी पर ध्यान दे ताकि किसानों पर ठीकरा ना फोटा जाए। हमारे साथ कुछ मौजूद व्यक्ति हैं, किसान हैं, हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। किसान बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। किसान है आप, लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, किसको दोषी मानते हैं आप? सरकार ही दोषी है जी। सरकार कैसी दोषी है? सरकार 10,000 रास्ता रोक के बैठे आगे किल गढ़ रहे हैं पोल्यूशन के ऊपर। पोल्यूशन ਧੂਏ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਾਉਣੇ, ਧੂਆਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਧੂਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ। ये हमारे साथ युवा किसान है, बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आप किसान है, धरती पुत्र हैं, लगातार किसको दोषी मानते हैं पोल्यूशन को? सरकार को मानते हैं।
हाँ, हमारे खेत में तो 1-2 दिन का काम होता है आग लगाने का, वो तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसका भी एवरेज निकल जाता है। एवरेज सरकार भी निकाल सकती है, एवरेज भी कई बार निकाला है, निकाल के बोला हमारा 2% धुआं बनता है, तो वो तो 1 दिन की बात है, 2 दिन की बात है, तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ जी, सरकार। हमारे साथ एक किसान धरती पुत्र हैं, लगातार बातचीत कर लेते हैं। जैसे किसान लगातार युवा हैं, वो बता रहे हैं कि लगातार जो है पोल्यूशन कहीं ना कहीं वो सरकार की जिम्मेवारी है कि इस पर ध्यान दे, क्योंकि लगातार जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेवारी है। आपको बता दूं कि जिला सोनीपत एनसीआर के नजदीक होना और लगातार पोल्यूशन का बढ़ना ये चिंता का विषय है, क्योंकि कोरोना की मार जो अभी लोग भुगत नहीं पाए हैं, लॉकडाउन की मार नहीं भुगत पाए हैं, अभी पोल्यूशन की मार दोबारा से पड़नी शुरू हो गई है। तो ये चौतरफा मार है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से भी फैक्ट्रियों को बंद किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। व्हीकल्स को भी रोकना जरूरी है, क्योंकि लगातार जैसे कोरोना की मार या जो अनेक जो चौतरफा बात है उस पर ध्यान दे, तो लगातार देश की हालात बिगड़ चुके हैं। शासन और प्रशासन को मंथन करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि फैक्ट्री जो है वो पोल्यूशन बढ़ा रही है, जमीन का पानी खराब कर रही है। एक वैलिड पॉइंट है और मैं आता हूं लाजपत, वापस मैं आपके पास आऊंगा इस फैक्ट्री वाले पहलू को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं सुशील का रुख करता हूं। सुशील, अगर गुरुग्राम की बात करें, एक हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, जनसंख्या के लिहाज से अच्छी खासी आबादी यहां पर है, इस लिहाज से वाहनों का भी प्रदूषण है और आईएमटी मानेसर आसपास की जो इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है उसका भी प्रदूषण है। इसके साथ ही गुड़गांव का जो प्रदूषण है वो दिल्ली को भी प्रभावित करता है, राजधानी को भी प्रभावित करता है। ये मिलीजुली तस्वीर क्या कुछ वहां का परिदृश्य मौजूद है, आपसे मैं जानना चाहूंगा सुशील। बिल्कुल केशव, आपको बता दें कि हरियाणा का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर ये है और हरियाणा की आर्थिक राजधानी ये गुरुग्राम है। और यहाँ प्रदूषण लेवल की बात करें तो आज अगर ओवरऑल प्रदूषण AQI की बात करें तो 304 है, जबकि गुरुग्राम में कई स्थानों पे 300 से नीचे भी प्रदूषण है। जो हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने कई जगह अपने उपकरण लगाए हैं और उससे मिनट टू मिनट का प्रदूषण आंका जाता है और उसके मुताबिक राहत की बात आज ये है कि आज 300 के करीब प्रदूषण का स्तर पहुंचा है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 तक पहुंचा है। यही वो गुरुग्राम है जो 12 नवंबर यानी दीपावली के बाद से स्थिति बेहद खराब थी और कई स्थानों पे 500 से ज्यादा AQI यहां दर्ज की गई थी और लोगों को आपातकाल लगाया गया था और यह डीसी ने एक आपातकाल लगाकर 144 तक इंपोज किया था और उसमें यह कहा गया था कि कोई लोग भी, जितनी कंपनियां हैं या जो भी प्रदूषण उत्सर्जित करने वाली कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन है, उन सबको तत्काल प्रभाव से बैन किया गया था। स्कूल को भी, सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया था और जितने भी प्रदूषण कम से कम हो उसको लेकर कार्य किया गया था। लेकिन आज यह 24 तारीख है और आज 25 तारीख है, आप देख सकते हैं, और 25 को जो AQI है वो 304 है, यानी राहत की बात है। अभी जो समय चल रहा है उसमें सुबह और शाम लोगों को हिदायत दी जा रही है कि जो लोग मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हों या फिर घर से बाहर निकलते हैं वो एहतियात बरतें। अभी भी पूरी तरह से गुरुग्राम को नहीं खोला गया है, कई कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जिनको अभी भी बैन किया गया है, वहां कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो कोयले से चलती हैं, उनको भी बंद किया गया है। थर्मल पावर्स जो हैं, प्लांट हैं, उनको भी बंद किया गया है और जो वाहन 10 साल और 15 साल, डीजल के जो 10 साल पुराने वाहन हैं, पेट्रोल के जो 15 साल पुराने हैं, पुलिस हर जगह नाका दिख रहा है जहां पे चेकिंग की जा रही है और पुलिस ऐसे वाहनों को जब्त की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही डिप्टी कमिश्नर ने एक बैठक की थी और जितने भी अधिकारी हैं उन सभी विभागों के, चाहे वो HSVVP हो, हरियाणा शहरी विकास या फिर GMDA हो, नगर निगम हो, सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई थी और बैठक में डीसी ने सबको एक आदेश जारी किया था कि किसी भी तरह से प्रदूषण कैसे कम किया जाए और प्रदूषण पे अंकुश कैसे लगाया जाए, इसको लेकर कार्य किया जाए। साथ ही डीसी ने लोगों से भी सुझाव मांगे थे कि किस तरह से प्रदूषण कम किया जाए। उनके पास भी कोई सुझाव है तो वो सुझाव दे सकते हैं। तो ये गुरुग्राम का हाल है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी जो AQI है 304 है, यानी 304 है और अभी अमूमन इसे 200 से 250 के बीच में इसे गुड माना जाता है। वेरी गुड तो नहीं कहें, लेकिन गुड 200 से 250 के बीच में माना जाता है, तो अभी उससे भी ज्यादा खराब है और अभी जो स्थिति है वो वेरी पुअर की स्थिति है। तो ये गुरुग्राम के हालात है। जी केशव, ठीक है, इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। एक बार राई से मैं लाजपत के पास चलता हूं। लाजपत, राई के आसपास का भी काफी इंडस्ट्रियल एरिया लगता है, ये भी असमंजस हो जाती है अगर आप किसी चीजों पर बैन लगाएं
इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन पर रोक लगाएं तो उनका नुकसान होता है, और अगर खोलकर रखें तो फिर वातावरण का नुकसान होता है। मिला जुला सामंजस्य यहां पर दिखाने की जरूरत है। लेकिन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां, फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर है, जानना चाहेंगे आपसे लाजपत। जी बिल्कुल केशव, देखिए फैक्ट्री बंद करना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जो मजदूर और मजबूर है, जो अलग अलग स्टेट से रोजी रोटी के लिए भटकने के लिए आए थे यहाँ पर रोजी रोटी के लिए, वो समाधान नहीं है कि फैक्ट्री को बंद करना। लेकिन जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि प्रशासन उस पर ध्यान दे, ताकि पोल्यूशन पर आगे भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि अभी ये वक्त जो है ये टाइट होता है, जो हर साल जो है आपको पता है कि जब ठंड आती है तो पोल्यूशन का प्रकोप बढ़ता है, तो प्रशासन हरकत में आता है, सरकार हरकत में आती है। लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी हैं, शासन के जिम्मेवार हैं, वो अपनी ड्यूटी अगर समय रहते निभाएं, अपनी फैक्ट्रियों को चेक करते रहें या पोल्यूशन को चेक करते रहें, तो ये आफत ना आए। और ये लगातार जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों की अनदेखी है। आपको पता है कि लगातार जो लंबे दौर से देश जूझ रहा है, वो कंडीशन बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है। जो क्योंकि आपको पता है कि कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ था उस समय भी हाहाकार मचा था, और बेरोजगारी इस देश में सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि आपको पता है कि केशव, जब अलग अलग स्टेट से जब रोजी रोटी के लिए हरियाणा में पहुंचे लोग, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो फैक्ट्रियां पहुंची, अब कहीं ना कहीं अधिकारियों की अनदेखी, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत है। लगातार आपको बता दें कि प्रशासन अगर समय रहते अपने कदम उठाता रहे, तो लोगों को जागरूक करता रहे, कृषि विभाग के अधिकारी, इसमें जो भी शामिल है, पोल्यूशन के जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उनको समय आते काम करना चाहिए, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, समाज को जागरूक किया जाए, ताकि देश पर यह आफत, इस तरह की आफत ना पड़े। आपको पता होगा कि लगातार स्कूल जरूर बंद कर दिए गए हैं, शिक्षा भी जरूरी है बच्चों की, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से बच्चों को पहले ही पढ़ाई नहीं मिल पाई है, अब पोल्यूशन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कोई समाधान नहीं है कि किसी भी चीज को बंद करना या उस पर कड़े कदम उठाना। लेकिन ये सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी से बचते हैं और समय रहते अपना काम नहीं करते। जब अचानक से आफत पड़ती है तो आनन फानन में शिकंजा इतना टाइट कस दिया जाता है, जो कि देश की हालात बिगाड़ देता है। हमारी अपील यही है कि जो लोग अस्थमे के, एलर्जी के जो लोग पेशेंट हैं, वो नहीं, सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो मास्क को जीना है जब तक जरूरी, तो मास्क सबसे जरूरी। ये मास्क लागू जरूर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही करते रहे, क्योंकि मास्क आपने पता है कि कोरोना की वजह से, अब पोल्यूशन की वजह से बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है, जो अस्थमा के लोग हैं उनको तो जरूर दिक्कत आती होगी। बिल्कुल, बहुत सारी स्वास्थ्य और श्वसन संबंधी समस्याएं आती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों को आती हैं लाजपत। लेकिन आपने एक बहुत वैलिड बात कही सुशील, मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा। लाजपत जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि आप लोगों में जागरूकता फैलाए जाने की इस चीज को लेकर आवश्यकता है, लेकिन सुशील, शहरों के जो लोग हैं वो गांवों के लोगों की अपेक्षा जागरूक भी हैं, पढ़े लिखे भी थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन प्रदूषण का जो एक तरीके से कहें कि प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जहां से प्रदूषण बन रहा है, वो तो शहर है। तो ये जागरूकता जो है उसमें कहां कमी आ रही है? शहर का आदमी जागरूक भी है, लेकिन प्रदूषण वहां सबसे ज्यादा है। बिल्कुल केशव, देखिए जहां तक जागरूकता की बात आपने कही है, कुछ नियम और कानून होते हैं। अमूमन ये कोई पहला वाक्य नहीं है। जब दीपावली के बाद पूरा एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है, प्रदूषण का लेवल इतना हाई हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्वस्थ हो या मरीज हो, घर से बाहर नहीं निकलता। और जो मरीज है, जिन्हें सांस लेने की दिक्कत या इस तरह की परेशानियां हैं, वो घर से बाहर निकल नहीं पाते, उनको कंप्लीट बैन किया जाता है, स्कूल कॉलेज सारे बंद कर दिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं जो कदम पहले उठाने चाहिए होते हैं, वो कदम नहीं उठाए जाते, और यही वजह है कि इस तरह के हालात देखते हैं। हम दीपावली का जिक्र करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने, एनजीटी ने, सबने कहा कि पटाखे बैन होने चाहिए, और बैन के बावजूद जिस तरह से पटाखे चले और जो हालात देखने को मिले, उसका नतीजा है कि दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील है। जी बिल्कुल सुशील, इसके अलावा हम ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बात कही कि जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे नहीं आ जाता है, तब तक प्रतिबंधों को पूर्ण रूप से हटाया नहीं जा सकता है। तो कंस्ट्रक्शन संबंधी और इंडस्ट्री संबंधी क्या कुछ अभी प्रोटोकॉल है जिस पर सख्ताई है, और कहां कहां डील है? निश्चित, बिल्कुल 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 केशव, आपको बता दें कि अभी जो
आदेश लागू किए गए थे, आपातकाल लगाया गया था इसको लेकर, प्रदूषण को लेकर। और हम हरियाणा और गुरुग्राम की बात करें, हरियाणा के 4 जिलों में सबसे ज्यादा सख्ती देखने को मिली थी। वो गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर, ये 4 ऐसे जिले हैं जो दिल्ली से लगे हुए हैं और सबसे ज्यादा प्रदूषण का लेवल इन्हीं 4 जिलों में सबसे हाई था। तो यहाँ जो बैन लगाए गए थे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट्स के हों, कंपनियों में सरकारी और निजी कर्मचारियों के 50% के साथ काम करने की बात हो, या फिर स्कूल कॉलेज की बंद करने की बात हो, या जो वैसे वाहन जो प्रदूषण उत्सर्जित करते हैं ऐसे हो, तो सारे प्रतिबंध अभी भी एज इट इज है। और माना जा रहा है कि इन प्रतिबंधों को ये 29 नवंबर के बाद जैसे ही AQI ठीक होगा उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। जी, लाजपत, प्रतिबंधों की अगर बात करें तो क्या ग्राउंड लेवल पर ये प्रतिबंध कुछ काम कर रहे हैं? क्या लोग इन प्रतिबंधों को मान रहे हैं और उसका कोई परिणाम भी देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल केशव, ये रात का अंधेरा जो होता है ये काफी घातक होता है। रात के अंधेरे का जो माफिया होते हैं वो फायदा बड़ा उठाते हैं, क्योंकि प्रशासन जो है वो अपनी नींद लेता है, लेकिन इसका फायदा कहीं ना कहीं जो माफिया लोग होते हैं वो फायदा उठाते हैं। ये साबित करता है कि जब सुबह होती है तो आपको पता है कि ठंड का समय जब बढ़ता है और पोल्यूशन का जब समय बढ़ता है तो आपको पता है कि कितनी बुरी हालत होती है। आपको केशव ये भी याद होगा कि एक समय जब आया था कोरोना के समय, जब जीना था जरूरी, तो कितनी जरूरी थी ऑक्सीजन, जो शुद्ध हवा लेने के लिए। अब आम नागरिक इस पोल्यूशन की वजह से अगर इस हालात को बिगड़ता है तो पोल्यूशन की वजह से आपको पता है कि अगर अब फिर से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो हमारे पास पहले से ही दिक्कत रहती है कि ऑक्सीजन की किल्लत कितनी बड़ी है। कोरोना की एक जो महामारी थी उससे तो बचना जरूरी था क्योंकि उसकी गाइडलाइंस थी, लेकिन इससे पोल्यूशन से कैसे बचा जाएगा ये बड़ा सवाल है। पोल्यूशन तो हर चीज को बेकार करता जा रहा है। आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है ये स्वास्थ्य विभाग की टीम बता सकती है, क्योंकि गर्भवती महिला को जो स्वास्थ्य के जो नजर है वो पैनी रहती है, लेकिन उन पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे जीव जंतु क्या सभी चीजें पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, ये कंस्ट्रक्शन पर बैन जो किया गया है या और इस तरह की जो चीजें हैं, लाजपत, लोग मान रहे हैं क्या इन चीजों को? जी बिल्कुल केशव, देखिए वही मैंने बताया कि जब रात का अंधेरा होता है तो जो माफिया है वो अपना काम करते हैं, लेकिन प्रशासन सो जाता है। तभी तो सुबह इतनी बुरी हालात होती हैं, दिन जैसे जैसे निकलता है, क्योंकि दिन में बंद हो जाती है तो रात को चलती है, तो तभी तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। रात को चल रही है, कह लीजिए वो रात को काम चलते हैं। अभी भी आपको जिला सोनीपत की बता दूं कि अवैध जो निर्माण है वो लगातार जारी है। प्रशासन ने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि जो माफिया है वो काम करते हैं, लेकिन प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि वो कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दें या पोल्यूशन की फैक्ट्रियों पर ध्यान दें या व्हीकल्स पे ध्यान दें। सभी अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन अपनी अनदेखी लगातार देखने को मिल रही है। जिला सोनीपत NCR, यूपी और दिल्ली के नजदीक होना, ऐसे में लगातार आफत बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं इस सवाल को लेकर। सुशील, जिस तरह से लाजपत भी कह रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या कुछ है? क्योंकि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में या किसी तरह से प्रशासनिक एक तरीके से तालमेल बैठा करके, साठगांठ करके इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। अब आम आदमी तो भुगतान करे इस बात का, प्रदूषण को लेकर अपने घर बैठे बेरोजगार रहे, और जो माफिया है उनका काम धंधा फलता फूलता रहता है। निश्चित तौर पर देखिए केशव, आपको बता दें कि ये जो प्रदूषण का लेवल जो हाई होता है, इसके पीछे केवल और केवल एक कंस्ट्रक्शन या कोई कंपनी ही जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे कई ऐसे कारक होते हैं जो अमूमन इस समय में प्रदूषण के लेवल को हाई कर देते हैं। चाहे हम ध्वनि प्रदूषण की बात करें, या फिर कंपनियों की से निकलने वाले कचरों की बात करें, या फिर रोड सड़क पर उड़ने वाली धूल की बात करें, या फिर जो स्वीपिंग होती है, जो नगर निगम के दायरे में जो स्वीपर हैं जो झाड़ू लगाते हैं उसमें जो धूल उड़ते हैं, हाईवे पे जो धूल उड़ते हैं, जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो पटाखे चलते हैं, या जिस तरह से भी प्रदूषण होता है, चूंकि अमूमन पेड़ पौधों की कमी है दिल्ली NCR में, और वहां पे जो प्रदूषण मैक्सिमम जब उत्सर्जित होता है तो वो उसके लेवल को बढ़ा देता है। और यही वजह है कि प्रशासन एहतियात बरतता है। अभी जो पानी का छिड़काव किया जा रहा है प्रदूषण कम करने के लिए, कृत्रिम बारिश की बात हुई थी। मैं आपको केशव बता दूं, आज से 2 से 3 साल पहले का यह वाकया है। प्रदूषण लेवल इसी तरह हाई था और कई लोग अस्पतालों में, हमने तस्वीरें दिखाई थी, उस वक्त हमने रिपोर्टिंग की है और हमने दिखाई थी कि किस तरह से अस्पतालों में ऐसे मरीज भरे हुए थे जिन्हें इस तरह की दिक्कतें आती थी। और
और प्रदूषण के, तो उस वक्त कृत्रिम बारिश की बात की गई थी कि हेलीकॉप्टर से कृत्रिम बारिश कराई जाएगी और बारिश के द्वारा भी प्रदूषण कम किया जाए। इसका केवल एक और एक इलाज है कि अगर बारिश हो जाए तो निश्चित तौर पर प्रदूषण का लेवल लो होता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि सुबह और शाम की जो स्थिति होती है वो बेहद खराब होती है। एक चादर सी लिपटी रहती है पूरे आकाश में और लगता है कि ये कोहरा है, लेकिन वो कोहरा नहीं, कृत्रिम प्रदूषण होता है। कई लोगों को दिक्कतें शुरू हो जाती है, जलन शुरू होती है। और आज भी जब सुबह आप निकलेंगे या जो लोग घर से निकलते हैं उन्हें आंखों में जलन या फिर जो स्किन है उस पे इचिंग, खुजली टाइप की मचती है। तो निश्चित तौर पे सारा कॉज एंड इफेक्ट जो है ये प्रदूषण का है। और इसका जो समाधान है उस समाधान के तहत यह भी कहा जाता है कि पराली जलाए जा रहे हैं। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि 23 नवंबर तक हरियाणा में 58 लाख से ज्यादा के चालान किए गए हैं पराली जलाने का इन किसानों के ऊपर। पूरे हरियाणा की बात करें तो 3000 से ऊपर लोगों का चालान किया गया है जो पराली जल। लेकिन जब ओवरऑल हम जब देखते हैं तो मात्र 40 से 45% ऐसे माना जाता है कि ये 45% ही पराली से प्रदूषण होता है। साथ ही राजस्थान का सीमा लगा हुआ है, राजस्थान में जो धूल उड़ते हैं वो भी माना जाता है कि दिल्ली एनसीआर पे इफेक्ट करता है और यहाँ आकर उसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही सबसे अगर हम गुरुग्राम की बात करें या एनसीआर की बात करें तो ऑटोज, डीजल ऑटोज बंद होने के बाद हम गुरुग्राम में करीब 35,000 डीजल ऑटो चलते हैं जिनको कंप्लीट बैन की बात कई बार की जा चुकी है। जो दूसरे साधन है, चाहे वो सीएनजी के ऑटोज हों या फिर पेट्रोल से चलने वाले वाहन हों, उनको कहा गया है कि लोग उनको प्रेफर करें, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रेफर करें, लेकिन लोग नहीं करते। आज भी वो ऑटोज वैसे चलते हैं और उससे प्रदूषण उत्सर्जित होता है। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे कारण हैं, कई ऐसे कारक हैं। कानून तो बनते हैं लेकिन कानून को सख्ती और अमली जामा नहीं पहनाया जाता। यही वजह है कि दीपावली पर बैन के बावजूद भी जो पटाखे चले। अगर सवाल उठता है तो यह भी है कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन किया, डिप्टी कमिश्नर जिले के जो होते हैं उन्होंने 144 इंपोज किया, पटाखे चलाने पर बैन की बात की। लेकिन आज जब सवाल यह उठता है कि आखिर कितने मुकदमे दर्ज किए गए उस वक्त, क्योंकि पूरी रात हम लोग गवाह हैं, आप गवाह हैं, दिल्ली एनसीआर के लोग गवाह हैं और सबने पटाखे चलाए और इतने चलाए कि जिसका नतीजा आज तक हम भुगत रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में AQI है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ठीक हो जाएगी। और अभी जो स्थिति है जैसे ही धूप निकलता है, धूप निकलने के बाद जो प्रदूषण का स्तर है वो डाउन होता है और लोग घर से बाहर निकलते हैं, कामकाज करते हैं। अभी उम्मीद है कि जब AQI कम हो तो निश्चित तौर पर जितने बैन हैं, चाहे स्कूल कॉलेजेज हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वैसी कंपनीज है, थर्मल पावर है, इन सबको खोला जाएगा। जी ठीक है सुशील, बहुत धन्यवाद आपका। लाजपत, आपका भी बहुत धन्यवाद ग्राउंड रियलिटी हमें दिखाने के लिए, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।